आदरणीय, आपके जो मंत्रालय है उसके तहत जो एक दो और बड़ी चीज़ें जो पाइपलाइन में है, जिसको लेकर पूरा देश कह रहा है, नागरिक संहिता और जो है एनआरसी, तो इसको लेकर क्या लग रहा है कब तक हम इन सब चीज़ों को लेकर हो जाएंगे क्लियर? कोई टाइम बाउंड नहीं है जी। कोई चीज़ आएगी तो बहुत सोच विचार के, कोई लकुना न रहे उसमें, संविधान के मूल आत्मा को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर से कई कानून आने वाले हैं। आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी जो हमारी 1860 की है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1800 संभवतः 1863 का है, और सीआरपीसी 1973 की है। तीनों में एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि देश काल परिस्थितियों के अनुसार भारत के संविधान में कई संशोधन हुए। यहाँ तक ये आपातकाल में प्रस्तावना में भी संशोधन हुए हैं, तो समय अनुसार इन चीज़ों में भी परिवर्तन होना चाहिए। इस विषय में हम लोग विधि विशेषज्ञों से, जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, उनके प्रोफेसर से, इसके अलावा रिटायर्ड जुडिशरी के लोग हैं या वर्तमान में, अथवा सभी एमपीज़ को भी एक चिट्ठी लिखी गई है कि उनकी दृष्टि से वो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या बदलाव चाहते हैं वो बताना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये अपने हिसाब से बनाई थी। और एविडेंस एक्ट में तो इतना बदलाव की आवश्यकता है कि 1857 में हमारे जिन फ्रीडम फाइटर्स ने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ाया उनको फांसी दे दी गई, जबकि एविडेंस एक्ट आया उसके 4-5 साल बाद। तो अब बड़ा महत्व है कि साइंटिफिक चीज़ें इंडियन एविडेंस एक्ट में शामिल की जाए और कोर्ट में वो एडमिसिबल हों। उदाहरण के तौर से जैसे नार्को टेस्ट है, लाई डिटेक्टर है, उसके साथ फुटप्रिंट है, फिंगरप्रिंट है, सीमेंट टेस्ट है, बायोलॉजिकल टेस्ट हैं। इन चीज़ों का भी महत्व होना चाहिए। साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं, तो उसके अनुसार उन किन चीज़ों को कोर्ट में शामिल किया जाए, उन पर भी हम लोगों के प्रस्ताव ले रहे हैं। और शीघ्र ही आपको भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में एक बड़ा आपको परिवर्तन। अच्छा, उसमें अभी जो समान नागरिक संहिता, उसमें आपने बहुत सारे लोगों से सुझाव भी लिए, बता रहे हैं कि 75,000 से ज़्यादा सुझाव आ चुके हैं, तो क्या इनके आधार पर अब कोई ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है? जो तैयार भी हुआ है वो बताने वाला नहीं है, लेकिन देश की जनता की मांग है, तो उस अनुसार कुछ न कुछ आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते किया जाएगा। कुछ राज्यों ने कर भी दिया, जैसे उत्तराखंड ने कर दिया। आपके माध्यम से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में तैयारी चल रही है, लेकिन ये जब आते हैं तो हमारे लीगल डिपार्टमेंट में और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसमें आता है, तो देखा जाएगा, संसद में रखा जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। अच्छा, एक और बड़ा मामला आजकल देश भर में बुलडोजर को लेकर चल रहा था। आप ही के प्रदेश से निकला है, बाबा के यहाँ से, और आजकल वो मध्य प्रदेश में बड़ी रफ्तार से है, तो क्या लग रहा है कि ये बीजेपी का एक ट्रेंड सेट हो रहा है? बीजेपी का ट्रेंड सेट नहीं है, अच्छे काम की नकल होती है। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जो गुजरात मॉडल था उसको स्टडी करने के लिए पक्ष और विपक्ष की सरकारें भी जाती थी। मैंने भी जब शपथ ली उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में, तो कई राज्यों में जहाँ अच्छा चल रहा था वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, मिनिस्टर से बात की। सबसे बड़ी बात है वहाँ की योजनाओं को लाए, स्टडी की, और कोई अच्छी चीज़ है तो अपने राज्य में लागू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे 2 बुलडोजर हैं। एक बुलडोजर जो है उससे सड़कों का निर्माण होता है, और दूसरे बुलडोजर से जो अपराधियों ने गैर कानूनी अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, जो अदालतों में विश्वास नहीं है, जो सम्मन वारंट की चिंता नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पे दूसरा वाला बुलडोजर चलता है। लेकिन देश की जनता चाहती है, विकास तो चाहती है, लेकिन ये ज़रूर चाहती है कि उसकी लड़की अगर कॉलेज जाती है तो सुरक्षित आ जाए, उसका प्लॉट खाली है तो कोई बाउंड्री ना करानी पड़े, उस पर कब्जा ना हो, उसके बच्चे का अपहरण ना हो। तो लोग लॉ एंड ऑर्डर ठीक चाहते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकारों के इतिहास का ये स्वर्ण युग है, जैसे गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था। तो उस तर्ज पर बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। अच्छा है कि हमारे मॉडल को दूसरे लोग भी पसंद कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो हमने सरकार बनाई है, 1000 कारण होते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं, ख़ास तौर से 2 साल से खाद्य वितरण प्रणाली के तहत 5 किलो गेहूँ और चावल मुफ्त में
प्रधानमंत्री जो देश में 80 करोड़ लोगों को ले दे रहे हैं। तो उसमें बुलडोजर का भी रोल है क्या? मैं आता हूँ उस पर, और राज्य सरकार की योजनाएं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लॉ एंड ऑर्डर, जिसको प्रतीकात्मक रूप से बुलडोजर कहा गया। और एक ये भी कारण है जिसका जिक्र कम हो रहा है कि बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहाया, उससे भी कमल किया। लेकिन उसमें बुलडोजर का भी महत्व है। लेकिन केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, लोगों का 12 रुपये में बीमा हुआ है, 330 का बीमा हुआ है, शौचालय मिला है, उनको आवास मिला है, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का 5 सितारा अस्पतालों में इलाज हो रहा है। उसके साथ अगर आपकी मेज़ के बराबर भी किसी के हिस्से में ज़मीन होगी तो उसको किसान सम्मान निधि के 6,000, वहाँ आपके यहाँ तो 10,000 मिल रहे हैं, 4,000 मुख्यमंत्री ने भी जोड़े हैं, वो लोगों को मिल रही है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी अलग PDS की किट दी है, जिसमें उन्होंने दाल और तेल और नमक भी देने का काम किया है। अभी ये देश वो है कि अगर नमक खा लेता है तो नमक हरामी नहीं करता है, हलाली ही करता है। तो ऐसे तमाम चुनाव के समय मिले जिन्होंने कहा हमने बाबा का नमक खाया तो वोट डालेंगे। ये एक भावनात्मक है। लेकिन उसके अलावा केंद्र सरकार ने, हमारी सरकार ने नॉन गजेटेड सभी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त कर दिए। ये बेरोजगार बच्चों के लिए पारदर्शिता कर दी है। अब किसी का बच्चा आ रहा होगा तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा, नहीं आ रहा है तो कोई ले नहीं पाएगा, क्योंकि इंटरव्यू पुरानी सरकारों में लेने के लिए नहीं होते थे, निकालने के लिए होते थे। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बताओ, और नहीं लेना है तो तुम चेकोस्लोवाकिया की बताओ। और चेकोस्लोवाकिया की बता के भी अखिलेश की सरकार में लोग आ नहीं पाते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री के यहाँ से सूचियाँ दी जाती थी। अच्छा, एक चीज़ और है, जब अभी हालिया जो चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव को घेरने के लिए पार्टी ने आप पर विश्वास किया है। इस बीच में आपने चुनाव लड़ा, आप पर हमला भी हुआ, और नेताजी जिन्होंने कसम खाई थी कि नहीं आएंगे उनको आना पड़ा। तो चुनाव का अनुभव कैसा रहा? सारी बातें तो आपने कह दी। आपके हिसाब से कैसा रहा अनुभव कैसा रहा? तो आपको लग रहा है कि सिर्फ आपकी वजह से निकल के आया? ऐसा हुआ है कि कातिल बहुत जलील हुआ, मेरा सर उतार कर हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। तो आपको ये नहीं पता होगा कि बगल में सिरसागंज में कौन लड़ रहा है, आपको मेरी लोकसभा में एतमादपुर नहीं पता होगी, आपको टुंडा नहीं पता होगा। करहल आपको क्यों पता चला? करहल इसलिए नहीं पता चली आपको कि करहल से अखिलेश यादव लड़ रहे थे। करहल इसलिए चर्चा में आई कि वहाँ से SP सिंह बघेल भी लड़ रहे थे। तो मेरे टिकट होने से पहले सेम डे हम लोगों ने नॉमिनेशन किया है, शायद 30 तारीख थी, 1:45 बजे। उन्होंने, जब तक कैंडिडेट नहीं पता था, ये अकेली टिकट है, लड़ने वाले को भी नहीं पता था कि उसको लड़ना। अच्छा, आपको पहले से नहीं बताया था? नहीं, पहले भी आप चुनाव उनके परिवार के खिलाफ? मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे नंबर 1 पहलवान से लड़ने लायक समझा जाता है उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने ये कहा था कि वो अब चुनाव बाद ही 40 दिन बाद 4 चीज़ें कही थी, वो आपकी चैनलों पे ही कहा था। 40 दिन बाद वो सर्टिफिकेट लेने आएंगे। दूसरा, घर का कोई आदमी प्रचार नहीं करेगा, कार्यकर्ता लड़ेंगे। चौथा कहा था 1,60,000 से वो चुनाव जीतेंगे। 5वां कहा था ये उनका गढ़ है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। गढ़ तो साबित हुआ है, लेकिन जो है ना, कई बार खरगोश जान बचा लेता है, लेकिन बाद में पैरों को बहुत चूमता है कि जान बची लाखों पाए। तो मैंने भी कहा था, तो अचानक 20 मिनट बाद मैंने पर्चा दाखिल किया। तो वो उनका पर्चा दाखिल करना आपके लिए न्यूज़ था, क्योंकि वो पहले घोषित कर चुके थे। मेरा लड़ना ब्रेकिंग न्यूज़ था, और देश ने उसको गंभीरता से लिया। मैंने भी कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि अगर 7 दिन में ना बुला लूँ तो मेरा नाम SP सिंह बघेल नहीं है। 6वें दिन आना पड़ा। इसको कहते हैं थूक के चाटना। और बड़े नेताओं को जो राजनीतिक लफाजियाँ बंद हों, ये तब होंगी जब आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछें कि 30 तारीख को 1:45 बजे आपने कहा था देश की समस्त मीडिया को कि वो एक भी बार नहीं आएंगे, तो 6वें दिन क्या करने आए? तो ये कहने की हिम्मत आप लोग नहीं कर पाते। 6 तारीख को आने के बाद उन्होंने कहा था कि अब बिल्कुल नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा था अभी एक बार और बुलाऊँगा। तो 17 तारीख को दोबारा आना पड़ा। साथ में वृद्ध एवं बीमार पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी को लाना पड़ा। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीड बढ़ाने के लिए नहीं आए थे, हार को टालने के लिए आए थे। वो ब्रह्मास्त्र उस इलाके में, वो ब्रह्मास्त्र चला, मैं जरूर मारा गया, लेकिन इसका साइकोलॉजी का असर उत्तर प्रदेश में ये पड़ा कि हमारे लोगों को अपने भाषण में ये विषय वस्तु मिल गई कि जो पिक एंड चूज करके सर्वश्रेष्ठ सीट पर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, वहाँ भी वो हार रहे हैं अथवा वो फंसी हुई है। तो इसका मतलब है उनकी सरकार, जब करहल के ये हाल हैं तो दूसरी सीटों के क्या हाल होंगे। फिर जिस उद्देश्य से भेजा तो जीतने के लिए गया होगा, लेकिन
श्री अखिलेश यादव को 3 बार आना पड़ा। मुलायम सिंह जी का आना एक सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात है तो और कहाँ गए वो भी बताना चाहिए था। उनके घर में 6 स्टार प्रचारक थे जो 17 दिन तक करहेल के खूंटे से बंधे रहे। एक डिम्पल यादव है, एक रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, ये सब मैंने सांसदों के नाम लिए। एक दिन में 4 सभाएं हेलीकॉप्टर से आसानी से होती हैं। अगर डिम्पल यादव 17 दिन 4 सभा करती तो 68, तो 68 माने सभाएं, विधानसभा नहीं कहता हूँ, 68 सभाएं डिम्पल जी करती, 68 धर्मेंद्र, 68 अक्षय, 68 तेजपाल, 68 रामगोपाल। तो ये मैंने निकाला है कि ये 408 सभा कर लेते। तो मैं जिस राउंड में लड़ रहा था उसमें 3 राउंड में सीटें ही 150 थी। इसका मतलब है कि अगर हम वहाँ नहीं लड़ते तो ये 2 सभाएं दूसरी कहीं जगह कर रहे 2 सभाएं हर विधानसभा में कर लेते। तो एक 100 वोट से लेकर 4-5 हज़ार तक हारने वाली हर सीट को जिता सकते थे। तो करहेल का बड़ा रोल है कि समाजवादी पार्टी की सरकार वहाँ पर नहीं बनी। तो मतलब आपको लगता है कि बीजेपी को और दूसरी सीटों को जिताने में करहेल का बड़ा महत्व रहा, आपका बड़ा स्वाभाविक बात है। जब आप तक की खुशबू आ गई है कि करहेल में वो बंधे रहे, घिरे रहे, तो उसका महत्व होता है। सभाओं का महत्व ना हो तो सभाएं क्यों लगाई जाए। तो उनके घर में कोई भी 3 राउंड तक सभा नहीं कर पाया। अभी जिस तरीके से ये धारा 370 हटाई गई, फिर राम मंदिर बना, अब एक बड़ा मुद्दा ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की भी अपेक्षा है, तो उसको लेकर सरकार कुछ विचार कर रही है क्या? जनसंख्या नियंत्रण कई हिसाब से होना चाहिए। हमारे पास उतने संसाधन नहीं होते हैं जितनी हमारी जनसंख्या है। हम उनको एसेट्स नहीं बना पाते हैं, लाइबिलिटीज़ हो जाती है। और बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत फैक्टर है। इसको 1975 में मिसेस गांधी ने भी महसूस किया था, लेकिन आपातकाल में उन्होंने जबरिया नसबंदी कराई थी, तो वो ठीक नहीं। तो उस समय नारा दिया गया था बच्चे 2 ही अच्छे हैं, और उस समय लोगों की ज़बरदस्ती फैमिली प्लानिंग की गई, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उनकी सरकार चली गई। तो ऐसे कोई कानून आते हैं तो पूरी स्टडी करके कोई लकुना ना रह जाए, अदालतों में चुनौती ना हो जाए, ऐसे करके विचार किए जाते हैं। महंगाई को लेकर भी एक बड़ी बात है। अभी आप देख रहे हैं महंगाई चरम पे है, डीजल पेट्रोल के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसको लेकर सरकार की अभी कोई स्ट्रेटजी है जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके? इतना ही आप कह पाएंगे, गैस के भाव बढ़े हैं और पेट्रोल की और महंगाई, लेकिन 12 रुपये का बीमा किया है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। 330 रुपये का बीमा किया है। खेत में शौच करती हुई महिला को हर प्रधानमंत्री ने देखा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने ही, मोदी जी ने इज्जत घर बनाया है। लोगों को खपरेल में आपने सोते हुए और टिन में देखा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास करोड़ों की संख्या में और शहरी आवास करोड़ों की संख्या में बने। नल के द्वारा जल जीवन मिशन में जल पिलाया जा रहा है। मुझे लगता है अशोकनगर के लिए भी एक कार्य योजना वहाँ से बन रही है, राजघाट से चल रही, तो नल के द्वारा जल पिलाया जाएगा। और तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर एक विषय या आधा बीघा भी ज़मीन किसान के पास है तो उसे किसान सम्मान निधि का 6,000 आपके यहाँ मुख्यमंत्री लगा करके 10,000 मिल रहा है। और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक किसान सम्मान निधि भी रहने का काम करेगी। विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा करके 2 और 3 गुना कर दिया गया है। उसी के साथ आप देख रहे हो कि लेबर के लिए इतनी बड़ी योजना आई है कि अगर श्रम विभाग में केवल रजिस्ट्रेशन कोई करा लेता है, 90 दिन उसने मिट्टी का काम किया, लकड़ी का काम किया, लोहे का काम किया है, मनरेगा का मजदूर है, सड़क बनाने का काम किया है, बहुत छोटे से काम है, तो उनको कक्षा 5 तक 50 रुपये, मिडिल में 100 रुपये, हाई स्कूल में 150, इंटर में 200, डिग्री कॉलेज में 3,000, ITI में 800 रुपये, पॉलिटेक्निक में 3,000, मेडिकल कॉलेज में 12,000, इंजीनियरिंग में 8,000 और PhD के स्कॉलर्स को 15,000 रुपये महीने मिल रहे हैं। कुल मिला के है कि लाभार्थियों की संख्या इस देश में अब इतनी हो गई है, जो वोट डाल दें तो बीजेपी की सरकार हर राज्य में और केंद्र में बन जाएगी। आखिरी सवाल ये है कि आपने अयोध्या और जो है काशी को बना दिया, पड़ोस में मथुरा और जो इंतज़ार कर रही है, आप लोगों की बड़ी उम्मीद है उस पर, वो आपके राज्य से ही आता है। नहीं, मेरे निजी विचार में बता रहा हूँ कि अयोध्या में फैसला भी पक्ष में आया, आना भी चाहिए था। और क्योंकि जो है राम जो है वो अब तो अध्याय क्लोज हो गया, राम त्रेता के हैं और इस्लाम 7वीं शताब्दी का है। मुझे याद आ रहा कि मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक इस्लाम बनने के बाद यहाँ आया,
और फिर ढंग से देखा जाए तो 1191 में के तराई के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरे में हार गए थे। तो मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया, उसके बाद बलवन, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये सब 12वीं शताब्दी के लोग हैं और त्रेता लाखों करोड़ों साल पुरानी बात है। तो जो भगवान राम हैं वो जेम्स हेडली चाइल्ड या गुलशन नंदा या प्रेम वाजपेयी या रानू के उपन्यास के पात्र नहीं हैं। मैं एक बात और कहता हूँ कि आज तक गोसाई जी के समकालीन किसी कवि और लेखक ने, चाहे महर्षि वाल्मीकि के समकालीन त्रेता में रहे हों, चाहे तुलसीदास जी के समकालीन 16वीं शताब्दी में रहे हों, किसी ने कहा है कि राम के पिताजी का नाम दशरथ नहीं था, या 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं थे, एक 5वां और था? आज तक कहा गया है? या माँ कौशल्या नहीं थी और कोई थी, या सुमित्रा नहीं थी, या कैकेयी नहीं थी, यहाँ तक मंथरा दासी नहीं थी? किसी ने भी ऑब्जेक्शन किया है? कभी किसी ने कहा कि उनके सचिव सुमंत नहीं थे? या दूसरे पक्ष के बारे में किसी ने कहा कि रावण का पुत्र मेघनाथ नहीं था, वो तो दूसरा था, भाई कुंभकर्ण नहीं था, या पत्नी मंदोदरी नहीं थी? ये सब बातों पर सहमति थी, तो जन्मभूमि पर सहमति क्यों नहीं है? इसी प्रकार से कृष्ण जो हैं वो द्वापर के हैं। ये किसी स्क्रिप्ट राइटर ने थोड़े लिखा है कि जो है वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं और यशोदा और नंद बाबा ने पाला, तो उनके बड़े भाई बलराम जी थे, तो पत्नी रुक्मिणी थी, तो सुभद्रा थी। ये किसी ने कहा कि नहीं है? तीसरा नाम क्यों नहीं आता है? या उनका दोस्त मनसुख तक का नाम है, तो मित्र सुदामा तक का नाम है, तो कंस की पत्नी का भी नाम है। तो ये जब सब बातें सही हैं तो कृष्ण जन्मभूमि पर प्रॉब्लम क्यों है? तो उसी स्वरूप में देखेंगे वो हम, तो जैसे अदालत में विचाराधीन है। और जब देखा जाएगा तो मैंने कहा ना कि ये जो ग्राउंड है ये सेठ छुट्टी लाल का है, जो उनके पुत्रों को मिला। आप यहाँ पर आओगे तो आप इंक्लोजर कहलाओगे, तो आपके पक्ष में मुकदमा कभी फाइनल नहीं होगा, क्योंकि मूल रूप से ये चुन्नी लाल, धन्ना लाल, मेरी तो याददाश्त ज़्यादा अच्छी होती है, तो धन्ना लाल जी, चुन्नी लाल जी, फिर छुट्टी लाल जी हैं, फिर दामोदर दास जी और गिरीश अग्रवाल और जयप्रकाश अग्रवाल होते हुए अरुण तक आई होगी। मैं इस पर दावा करूँगा तो मैं इंक्लोजर कहलाऊँगा और मुकदमे को मैं लटका सकता हूँ, लेकिन पक्ष में मेरे ये फैसला कभी नहीं होगा, क्योंकि 7 पीढ़ियों से ये ज़मीन जिसकी है उसी की रहेगी। तो ऐसे ही मुकदमों में निश्चित तौर से जब एविडेंस होंगी और आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्व, ये सब बातें होंगी तो मूल मालिक के ही पक्ष में होंगी। लोकसभा चुनाव से पहले ये मान सकते हैं अपन की मथुरा का भी उद्धार? हम लोग ये थोड़ा तय करते हैं कि माननीय अदालत क्या फैसला करेंगी और कब तक करेंगी, ये तो अदालत के ऊपर है कि कब तक करेंगी। लेकिन मैंने तो अपनी राय आप जहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ वहाँ का एग्जाम्पल दिया।